मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज एनडीए में क्लास नहीं चल रही क्या? अच्छा, आ जाएंगे क्या? आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली हम लोग आज जानेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। मैक्सवेल की थ्योरी जो आपने पढ़ी है या पढ़ने वाले हैं उसको आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1-2 मिनट और देख लेते हैं, जो लोग आने वाले हैं आ जाएं। शुरू करते हैं। आईफोन लो। आप वाला कितने बता रहे थे फोन? 42। नहीं हो जाती। तो वो 10 साल पुराने भी तो हो गए। ये देखिए, ये देखिए 64 क्या 64 GB। कितने में? 31 में है ना? 1-1.5 मेरा ही वाला है, 1-1.5 साल पुराना हो गया ना। मेरा 128 है। आईफोन रैम चलिए शुरू करें। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, देखिए मोस्टली जो आज का टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत इसमें हम लोग को कुछ फॉर्मूलेज वगैरह देखने हैं। पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जो जो चीजें आपकी पुरानी है, जो आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो आपने एक पढ़ा था एम्पियर्स लॉ। क्या होता था एम्पियर्स लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। पढ़ चुके हैं ये सब लोग? पढ़ाया गया था आपको? यस सर। यस सर। एम्पियर्स लॉ बताता क्या है कि अगर कहीं करंट है तो वहां क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हम लोग को मालूम चला था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने अराउंड एक क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। पता कैसे चला था? यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल रखते थे और वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो हमें ये पता चल जाता था कि एक करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्लियर है ना? ये इतनी चीजें हम लोग जान चुके थे पहले से ही। अब हुआ ये
ये मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये सब लोग जान रहे हैं। बैटरी Yes, से sir. क्या फ्लो करती है? करंट यहां गई, यहां गई, यहां, यहां, यहां। ठीक। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने ये देखा इस जगह पर उन्होंने एक मैग्नेटिक क्या रखी? नीडल रखी। तो आप जान रहे हैं कि ये वायर है, देखिए ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इस तरफ कैसी होगी? इनवर्ड, और इस तरफ देखेंगे तो आउटवर्ड। यानी कि ये मैग्नेटिक नीडल कहां पर रखी हुई है? इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, जो कि उसमें कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग इसको पहले से ही जान रहे थे कि ये अगर यहां पर रखी जाएगी तो क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। फिर उन्होंने उस निडल को उठाकर यहां रख दिया। अब इस वाले वायर की भी एक क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये निडल फिर से क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। चलो बात समझ में आती थी, कोई इसमें नई बात नहीं थी कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। निडल यहां रख दी तो देखा इस वायर की वजह से भी निडल क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। यहां तक सब चीजें सामान्य चल रही थी, यहां तक अभी कुछ भी समस्या नहीं आई थी। समस्या तब आई जब उन्होंने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में निडल को रखा। अब देखिए नियम ये कहता है, जानते जो हम लोग हैं कि करंट जो फ्लो करती है वो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करती है। इस बात को सब लोग जानते हैं ना? करंट कहां फ्लो करती है? क्लोज्ड सर्किट में। अब देखिए आप जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच में कैपेसिटर की क्या होता है? बीच में कुछ मीडियम होगा, मतलब सर्किट ब्रेक हो रहा है। अगर मान ले बीच में एयर है तो सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है यहां पर कोई करंट नहीं मिलनी चाहिए इन दोनों प्लेटों के बीच में। बात सही है कि नहीं? अगर कोई करंट नहीं मिलनी चाहिए तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बननी चाहिए। अगर यहां कोई करंट नहीं है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जब कोई करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बननी चाहिए। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बन रही है तो इस नीडल को डिफ्लेक्ट भी नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। लेकिन मैक्सवेल ने ये देखा कि निडल डिफ्लेक्ट कर गई। मैक्सवेल ने ये देखा कि निडल ये डिफ्लेक्ट कर गई, ये भी निडल डिफ्लेक्ट कर गई। अब यहां पर परेशानी शुरू हुई कि हम जान रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो केवल करंट से बनती है। अब पैरेलल प्लेट, और हम जानते हैं कि करंट केवल क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करती है। अब क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में सर्किट तो ओपन हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, उनके बीच में एयर भरी हुई है, इसका मतलब ये है कि वहां पर करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए। अगर करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बननी चाहिए। किसके वजह से? एम्पियर्स लॉ देखिए सामने लिखा हुआ है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट करने वाला कोई है नहीं। लेकिन मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहां बन रही है। अब बात ये आई कि मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है? भाई निडल अगर डिफ्लेक्ट करेगी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात ये आई कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बना कौन रहा है? तो मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी पहले। मैक्सवेल ने ये कहा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। अब इस बैटरी से धीरे धीरे चार्ज निकलना शुरू हुआ। कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच रहा है, नेगेटिव चार्ज यहां पहुंच रहा है, जिसको आप बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बैटरी लगाते हैं, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि जब स्टार्टिंग में मान लीजिए थोड़ा सा चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी छोटी। चार्ज थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद चार्ज और बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बढ़ी। चार्ज थोड़ा और बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी। आप जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है ना? मतलब एक नॉर्मल पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पहले थोड़ा चार्ज पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा आई, फिर थोड़ा और चार्ज बढ़ा, मतलब इस प्लेट पर थोड़ा और चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा और आई, थोड़ा और चार्ज बढ़ा, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड और आई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। E इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मैक्सवेल ने जो अपनी थ्योरी दी, मैक्सवेल ने पहले ये कहा
एक सेकंड रुकिएगा, बैठो चलते हैं बाजार का कर रहे हैं, वहीं से निकल चलेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये कहा कि भैया देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो मैक्सवेल ने जो पहले अपनी स्टार्टिंग में जो थ्योरी दी, उसने कहा, मैक्सवेल का स्टेटमेंट स्टार्टिंग में था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सवेल ने अपना पहला स्टेटमेंट दिया। लोगों ने ये पूछा कि बताइए कि ये निडल कैसे डिफ्लेक्ट कर रही है, वहां पर अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे। तो मैक्सवेल ने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से नहीं आई, ये मैग्नेटिक फील्ड आई है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अच्छा, लोगों ने कहा कि भैया देखो फालतू की बातें ना करो, हमें ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई बना सकता है तो वो करंट बना सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब से मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगी। मैक्सवेल ने कहा अरे भैया बात मान लो, हम कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम केवल ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड केवल तभी बनेगी जब करंट हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैक्सवेल की ये थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई, मैक्सवेल की ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। हालांकि मैक्सवेल बिल्कुल सही थे, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी थी, एम्पियर्स लॉ आ चुका था, तो लोग ये जानते थे कि करंट अगर है तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है बात यहां तक? यस सर। अब मैक्सवेल ने ये कहा कि कान को सीधे सीधे पकड़ने में अगर समस्या है तो हम घुमाकर पकड़ेंगे। उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, उसने नया स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए करंट, और जो ये करंट है, ये करंट जो आपकी है ये प्रोड्यूस करती है, दिस करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। लोगों से कहा लो अब तो मानोगे, अब तो मैं भी कह रहा हूं कि करंट क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। उसने स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा दिया, उसने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट बनाती है और जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। लोगों ने कहा कि हाँ अब तुम्हारी बात थोड़ा थोड़ा हमको सही लग रही है, क्योंकि तुमने करंट का जिक्र कर दिया, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। ठीक है, अब लोगों ने कहा ये बताओ भैया कि करंट तो जो है क्लोज्ड पाथ में फ्लो करती है, तो ऐसी कौन सी करंट है जो तुम यहां फ्लो कराए दे रहे हो। उसने कहा अभी बताते हैं। उसने कहा कि करंट एक तरीके की नहीं, करंट दो तरीके की होती है। मैक्सवेल ने क्या बताया, करंट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर एक, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट वही होती है जो नॉर्मल आप लोग अभी तक जानते थे, क्या, I बराबर dq/dt। इस वायर में, इस बैटरी से क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से क्या आ रही है, करंट। एक तो ये करंट हो गई जिसके बारे में सब लोग जानते थे, और उसने कहा एक और करंट है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट किसकी वजह से आ रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो उसने ये कहा कि भैया देखो ये जो मैक्सवेल का रूल है, ये जो, सॉरी मैक्सवेल का नहीं, एम्पियर का जो लॉ है, ये गलत तो नहीं है लेकिन ये अधूरा है। ये केवल कंडक्शन करंट के लिए ट्रू है, बाकी के लिए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। भाई अगर ये लॉ सही था, अगर ये लॉ सही था, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर करंट है तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस हिसाब से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इसका मतलब कि ये लॉ या तो गलत कह दे इसे, भाई काम नहीं कर रहा, लेकिन ये कई जगह काम कर रहा था, केवल एक जगह काम नहीं कर रहा था, इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसको कहा गया कि ये जो एम्पियर्स लॉ है ये इनकम्प्लीट है। ये कैसा लॉ है, इनकम्प्लीट। अब ये हुआ कि भैया अगर ये इनकम्प्लीट है तो इसको कंप्लीट कर दीजिए, तो उसने कहा बिल्कुल कर देते हैं। उसने कहा कि भैया इसको इस तरह पढ़िए, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट। अब जो ये करंट है ये दो हैं, एक है IC और एक है ID। एक है I कंडक्शन
और एक है आई डिस्प्लेसमेंट। अब लोगों ने कहा कि भैया ये आई डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी कुछ वैल्यू है कि सब हवा हवाई है? उसने कहा नहीं, इसकी वैल्यू है। तो अब हम लोग चलते हैं इस आईडी की वैल्यू निकालने। ठीक है, शुरू करें। सर इंड्यूस्ड करंट कौन से करंट में आएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट में? कौन सी करंट? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड, यस सर। इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से आती है? सर मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। फैराडेज लॉ में आपने इंड्यूस्ड करंट का जिक्र सुना होगा। फैराडेज लॉ क्या कहता था, बताइए जरा। क्या स्टेटमेंट है फैराडेज लॉ का? दो स्टेटमेंट होंगे ना। फैराडे लॉ के आपने कितने स्टेटमेंट पढ़े हैं? सर दो थे। दो पढ़े हैं। यस अभी सर। जितेंद्र सर ने पढ़ाया होगा ना, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे आप लोग। हेलो, कहाँ गए सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बताइए। सर पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा था। अरे मैं पूछ रहा हूँ फैराडेज लॉ क्या कहता है, ये बताइए। फैराडेज लॉ Sir, whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit and induced EMF is set in it. फैराडेज लॉ ये कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा मान लीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कि नहीं? इस चेंज की वजह से एक ईएमएफ आता है। ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज होता है। और इस वोल्टेज को आप क्या करेंगे? कॉइल का रेजिस्टेंस और ये करंट, इसी करंट को आप क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। यस सर। ये कौन सी करंट है? ये कंडक्शन करंट है। एक चीज और याद रखिएगा कि नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो करंट आती है, कंडक्शन करंट, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर भी होती है। वो डिस्प्लेसमेंट करंट के मोस्टली केसेस में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं मोस्टली केसेस में। कुछ एक आध केस की बात अलग है। खैर, हम लोग कहाँ थे? कैपेसिटर में। अब हम लोगों को इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालनी है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आई है? ये डिस्प्लेसमेंट करंट आई है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसने बताया? ये बताया मैक्सवेल ने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। आईडी की वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि आईडी की वैल्यू कितनी आएगी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि एम्पियर्स लॉ गलत क्यों हुआ, मैक्सवेल ने करेक्शन क्यों दिया, यहां तक मेरे समझ से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। यस सर। ठीक है ना? तो ये जो नया लॉ इसने लिखा मैक्सवेल ने, इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। मतलब एम्पियर तो था ही पहले से, मैक्सवेल ने क्या कर दिया? करेक्शन कर दिया। तो इसका जो नया वाला नियम आया, जो ऊपर लिखा हुआ है जिसमें ब्रैकेट में लिखा है आईसी प्लस आईडी, इसको क्या बोलते हैं? मैक्सवेल एम्पियर लॉ। मैक्सवेल एम्पियर लॉ, या इसी को बोल देते हैं मैक्सवेल करेक्शन टू एम्पियर्स लॉ। तो अब बेसिकली हम लोग के पास जो टास्क था वो ये था कि हम ये निकाल लें कि आईडी की वैल्यू कितनी है। यहां रख देंगे तो लॉ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आईडी की वैल्यू निकालना कोई टफ काम तो है नहीं। चलिए देख लेते हैं।
चलिए बात किसकी हो रही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। सब लोग जानते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हैं। आप लोग को ये पढ़ाया भी जा चुका है, लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं। आपको पढ़ाया गया था कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहां, इससे दूर, इससे आउटवर्ड। और इस नेगेटिव की वजह से होगी इनवर्ड, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट की वजह से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। अब देखिए सिग्मा आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस ए को जरा यहां भेज दो, ई ए क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन। ई ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। जरा इस एप्सिलॉन को भी यहां भेज दो, तो फाई ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q। अब जरा इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, सब लोग जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर, क्या आया, डी फाई ई बाई डी टी, और यहाँ क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है ना। इस डी क्यू बाई डी टी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन करंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अब जरा ध्यान से देखिए, एक तो ये हो गया, अगर इस डी फाई बाई डी टी, ध्यान से देखिएगा जरा, एक ये आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। फाई क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, फाई क्या होता है, ई इंटू ए। एरिया क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकालिए, तो एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई डी टी। डीई बाई डी टी का मतलब सब लोग समझ गए होंगे तुरंत कि डीई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से एक करंट बनकर आ रही है। आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो ये हुई Yes, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहां से जो आपका मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ आया वो ये आया कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। या तो इस तरह लिख लीजिए, और या म्यू नॉट को कॉमन ले लीजिएगा, आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, या इस तरह भी लिखा जा सकता है। जिस तरह आप लिखना चाहें आप उस तरह लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फैराडेज लॉ का, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं आगे, थोड़ा सा उसकी जरूरत फिर से पड़ेगी फैराडेज लॉ की। तो ये मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ में करेक्शन किया, और उसके बाद मैक्सवेल ने जो है 4 इक्वेशंस दी। किसी ने कुछ मैसेज किया है क्या चैट में, जरा पढ़ लीजिए। चैट में किसी ने कुछ मैसेज भेजा है क्या, जरा देख लीजिए क्या है। यस सर, रवि त्रिपाठी ने भेजा है। सर बायोलॉजी में मेरा अप्रूवल प्लीज कंफर्म। बायोलॉजी की क्लास ही कहाँ चल रही भैया, बता दीजिएगा, जो भी हो सुन रहे हो, बायोलॉजी की क्लास ही कहाँ चल रही है। केमिस्ट्री की क्लास के लिए प्रयासरत हैं हम लोग। सरकारी टीचर तो मिल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई कोचिंग के ही ठीक ठाक बढ़िया टीचर मिल जाए तो उन्हीं को किसी तरीके से सेट किया जाए। देखिए लगे हैं प्रयास में, हो सकता है जल्दी सफलता मिले। सरकारी सर टीचर पेपर की डेट तो आ गई है, लेकिन सर
पेपर की डेट आ गई, लेकिन केमिस्ट्री का सर टीचर ही नहीं कोई मिल रहा। टीचर यार अब ये बताओ, जैसे टीचर की क्लास लगा दी गई, अब वो टीचर नहीं आ रहा है तो उसको घर से घसीट के तो लाया नहीं जाएगा, समझ रहे हो? वही तो सर की केमिस्ट्री की क्लास ही हमने आज तक नहीं पढ़ी। अब उसमें क्या किया जा सकता है, यही तो समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्याएं तो यही है ना कि अब जब वो, अब उनको फोन करिए तो वो कहते हैं कि हम दिल्ली में हैं। अब सबको मालूम है कि वो बांदा में हैं। उनके साथ के टीचर आते हैं जो पढ़ाने, डिग्री कॉलेज के हैं, वो भी जितेंद्र सर जो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, वो बताते हैं कि नहीं वो तो यही है। और उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि हम दिल्ली में हैं। तो बताओ क्या किया जाए? हो गया फिर ऐसा सर, लग रहा है केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही। ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे पढ़ाने की जगह यहाँ कोई मजदूरी करवाई जा रही हो कि आदमी बच रहा है। अरे यार पढ़ाना काम है तो पढ़ाइए, जो है उसमें क्या जो है काम चोरी करना। या फिर सर लिस्ट से नाम ले लें दूसरे टीचर का। अरे जितने भी यार गवर्नमेंट टीचर हैं, सबका यही सिस्टम है ना, जो है अब वो कोई कह रहा है कि हम इस काम से व्यस्त हैं, हमारे स्कूल में ये हो रहा है, हमारे स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, हमारे स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं। यही तो सब दिक्कतें हैं। चलिए देखते हैं, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी अपनी। हालांकि मैक्सवेल का जो योगदान था वो केवल इस इक्वेशन में था, लेकिन अब उसने क्या किया कि जितने ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लॉस थे, उसको उसने 4 इक्वेशंस में क्या कर दिया, कैद कर दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस। किसी को याद है चारों इक्वेशन? यस सर। अच्छा बहुत सही, बताओ भैया। बोलो। सर पहले चुंबकत्व का गॉस नियम। चुंबकत्व का गॉस नियम। ठीक है, क्या होता है वो? किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। हाँ ठीक, स्टेटमेंट तो हो गया। वो फॉर्मूला बताओ, इक्वेशन बताओ। पूर्ण समाकलन इक्वेशन बी मालूम है? इंटू डी। बी इंटू डी ए नहीं, बी डॉट डी ए। हाँ सर, इक्वल 0। ठीक है, और बताओ ये क्या है? चुंबकत्व का गॉस नियम, ठीक है ना? गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, और बताइए। और सर जी विद्युत का गॉस का नियम। क्या होता है वो? पूर्ण समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट। ये क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ठीक है इलेक्ट्रिसिटी लिख दे लो। और बताओ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। वो क्या होता है? ई बराबर के माइनस के डी फाइ सफेक्ट बी अपॉन डी टी। इस तरह बता सकते हो जिस तरह ये बताए हैं? इसका आ जाएगा पूर्ण समाकलन ई वेक्टर इनटू वो डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी फाइ सफेक्ट बी अपॉन डी टी। क्या माइनस? माइनस डी फाइ सफेक्ट बी अपॉन डी टी। कौन सा लॉ है ये? सर जी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। और लास्ट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा रेखीय समाकलन किसका? चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, ये क्या है? मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ।
अब ध्यान से देखिए आप, तो केवल इस लॉ में मैक्सवेल का योगदान था, बाकी किसी में नहीं था, लेकिन इन सबको किसके नाम से जाना जाता है? मैक्सवेल इक्वेशन। क्योंकि ये जो घूमे भटके टहल रहे थे सब लॉस, उसको उन्होंने क्या किया, एक ही सिस्टम में एडजस्ट कराया। अब इसको जरा समझिएगा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब लोग जानते हैं। ये ई डॉट डी क्या है? फ्लक्स है। आपने इस तरह पढ़ा होगा कि नेट फ्लक्स जो होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये फाई नेट क्या है? ई डॉट डी ए। फाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये क्या हो गया? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बताता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये जैसे ई डॉट डी ए क्या है? फाई ई। तो बी डॉट डी ए क्या है? बी डॉट डी ए क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लोज्ड सरफेस से क्या है? जीरो है। इसका एक दूसरा नाम भी है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि एक चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, उस चार्ज का अपना एक फ्लक्स होगा, जैसे ये फ्लक्स कितना है? इतना। लेकिन मैग्नेट में कोई एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। जितनी लाइंस यहां से निकली उतनी ही लाइंस यहां से वापस आ गई, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। जितनी लाइंस निकली उतनी ही वापस आ गई, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर एक पोल होता तो नेट फ्लक्स जीरो ना होता। किसकी बात हो रही है? क्लोज्ड पाथ की, मतलब पूरा सर्किल कंप्लीट करने में जितनी लाइंस निकली उतनी वापस आ गई। तो इसका दूसरा नाम भी है मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तीसरा फैराडे लॉ। अब इन दोनों लॉस को ध्यान से देखिएगा। बात हो रही थी कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग बातें हैं या एक ही बातें हैं, ये चर्चा का विषय था। सबसे पहले ऑरस्टेड ने बताया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। अब इन दोनों लॉस को ध्यान से देखिए, ठीक है? ये लिखा है डी फाई बी बाई डी टी। डी फाई बी बाई डी टी, आप जानते हैं कि डी फाई बी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं ए डी बी बाई डी टी। लिख सकते हैं बी ए क्या हो जाएगा? फाई बी। ए को बाहर निकालिए, लिख सकते हैं ना? यस सर। इसका मतलब ये फैराडेज लॉ क्या बताता है? चेंज क्या बताता है ये? कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? चेंज। तो क्या बन रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों बातें क्या थी? इंटरचेंजेबल। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बना देगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी। तो ये क्या थे आपके मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस। सही है? मैक्सवेल ने एक चीज और बताई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आएगी? इसको हटा दें? यस सर। यस देखिए, आपको मैंने हो सकता है बताया हो सकता है ना बताया हो। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मतलब मोशन में है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि चार्ज एक्सेलरेशन में है, यानी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज है,
तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इन्हीं को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चार्ज अगर मूव करे किसमें हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, एक्सेलरेशन हो, तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाद में मैक्सवेल ने ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, लाइट वेव्स जो होती हैं वही क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे प्रूफ किया, एक माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये निकाला कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। वो एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल से थोड़ा पहले का था। फिर मैक्सवेल ने ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी आ रही है जो लाइट की वेलोसिटी आती थी। तो इस बात से ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट क्या है, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। एक यहां से और इंपॉर्टेंट बात पता चली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब जानते हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है क्या क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, दोनों। हाँ, अब बताइए कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। सर जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर मूव करती है। डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर मूव, किसके डिस्प्लेसमेंट, वेव का डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अच्छा, और कोई। सर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो ईच अदर के और सेम टाइम पे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है वो बताओ। ये तो जो तुम बता रहे हो तो ठीक ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल अगर कोई पूछे ट्रांसवर्स वेव क्या है, बताइए भैया। सर ट्रांसफर वेव जिसका ऑसिलेशन ट्रांसफर वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ऑसिलेशन कौन कर रहा है, सर पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स, पार्टिकल किसके हैं वो। सर लाइट के। अरे मैं नॉर्मल ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रस्सी है, ठीक है ना, रस्सी को आप जैसे ही झटका देते हैं तो वेव बनती है कि नहीं बनती है। यस सर। यस सर। तो वहां पर कौन से पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं। रस्सी के पार्टिकल्स। हाँ, रस्सी क्या है, मीडियम है। रस्सी क्या है, मीडियम है। तो मीडियम। जब मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव्स की डायरेक्शन के क्या हो, जैसे देखिए ये ऐसे वेव चल रही है, तो वेव कहाँ बढ़ रही है, ऐसे। और पार्टिकल कैसे ऑसिलेशन कर रहा है, देखिए ये पार्टिकल पहले नीचे था, फिर ये पार्टिकल ऊपर पहुंचा होगा, फिर ये यहाँ पर नीचे आया, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे। इस तरह क्या हो रहा है, ऑसिलेशन कहाँ हो रहा है, अप डाउन अप डाउन, और वेव कहाँ बढ़ रही है, आगे। तो जब पार्टिकल का ऑसिलेशन किसके अपोजिट हो, वेव की डायरेक्शन के, वेव के प्रोपगेशन के, तो ऐसी वेव को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको ऐसी कंडीशन लेनी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव की वेलोसिटी, तीनों कैसे हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो उसने ये देखा कि ये तीनों कैसे थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और उसने कहा क्योंकि ये बिहेवियर किसका है, ट्रांसवर्स वेव का, इसलिए जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कैसी वेव है वो,
ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव इसमें होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका अगर आप गूगल फोन सबके पास होगा, इसका आप उस पे गूगल पे डायग्राम देखिएगा, 3D डायग्राम आपको दिखाएगा, तो उसको देखने से आपको और चीजें बढ़िया समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अब बोर्ड में 3D तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है दिक्कत है। अब आपको देखना है क्या कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव का क्या मोमेंटम। आप जानते हैं कि E बराबर होता है mc², होता है कि नहीं। देखिए आप अभी बताया गया मैंने कि जो लाइट की स्पीड थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर थी, यानी कि जो c हम ले रहे हैं ना, ये क्या होती है लाइट की स्पीड, इसी को हम क्या मान रहे हैं अपने EM वेव की स्पीड। तो E को मैं m c और c इस तरह लिख लिया। अब मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो P बराबर क्या जाएगा, E/c। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, देखिए मोमेंटम का मतलब समझिएगा, मोमेंटम का मतलब समझिएगा, जैसे कोई पत्थर लीजिए और किसी को मारिए तो चोट लगती है कि नहीं लगती। पत्थर के पास क्या है, मास है, पत्थर के पास क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि उसके पास क्या है, मोमेंटम। जब वो आपकी बॉडी पर लगा तो उसने आपकी बॉडी पर क्या क्रिएट किया, प्रेशर क्रिएट किया, जिस प्रेशर की वजह से आपको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ क्या है, लग गया है। समझ रहे हैं। अरे यस सर। आपको लगा कि फोर्स लग गया, और फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, F बराबर PA, यानी कि P बराबर F/A, फोर्स है तो क्या आएगा, प्रेशर, यानी कि बात क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास क्योंकि मोमेंटम होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट्स प्रेशर। अब बात आती है कि प्रेशर अगर लग रहा है तो हमको महसूस क्यों नहीं हो रहा, प्रेशर अगर लग रहा है तो हमको महसूस क्यों नहीं हो रहा। प्रेशर का मतलब ये देखिए, जो सन से लाइट आ रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो हमको चोट लग जानी चाहिए। अब ये ना कहिएगा कि जो सन बर्न हो जाता है धूप में खड़े होने से वही चोट है। चोट का मतलब महसूस होना चाहिए कि कोई मार रहा है, जो है कोई धक्का दे रहा है। सर ऐसा क्यों नहीं होता, प्रेशर क्योंकि बहुत कम होता है, क्यों बहुत कम होता है, क्यों बहुत कम होता है, सर क्योंकि बताइए स्पीड बहुत कारण तो ज्यादा बताइए। होती है। हाँ देखिए यहां से देखिए, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तो p की वैल्यू क्या है, बहुत कम। क्योंकि मोमेंटम बहुत कम होता है इसलिए प्रेशर क्या होता है, बहुत कम। समझ रहे हैं। तो यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम भी होता है और वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि उनका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, इसलिए आपको महसूस नहीं होता, इसलिए आपको महसूस नहीं होता। ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखिए इसमें जो है लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेरे समझ से सब लोग जानते होंगे। विबग्योर। अरे विबग्योर, बस जिंदगी पूरी विबग्योर में ही कट जाएगी। सर वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है सर अब। वीडियो ब्लर है, सही हुआ। यस सर।
देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन के नाम लिखे हुए हैं, सबने नाम सुने होंगे। गामा रे, एक्स रे, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ये तो विजिबल हो ही गया। ये क्या है? इंफ्रा रेड। और ये क्या है? रेडियो वेव्स। इनको हमने लिखा है इनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें लिखा है? वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्योंकि आप जानते हैं कि E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा, यानी कि अगर लैम्डा ज्यादा है तो E क्या होगा? कम। यानी कि इसका रेडियो वेव्स का लैम्डा क्या है? सबसे ज्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। तो नीचे वाला एरो क्या बता रहा है कि एनर्जी इस क्रम में क्या हो रही है? बढ़ रही है। जो आप विबग्योर पढ़ते हैं वो किसका पोर्शन है? केवल विजिबल का। विजिबल। कहां से कहां? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये 10 की पावर कितना होता है? 10 की पावर -12 के अप्रॉक्स शुरू होती हैं और इस तरह बढ़ते बढ़ते 10 की पावर +3 के आसपास तक पहुंचती हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लीजिएगा, बुक में दिया होगा। तो जैसे जैसे वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर देखिए एनर्जी बढ़ती हुई चली आ रही है, यानी कि इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी क्या होती है? सबसे मैक्सिमम। इसीलिए आपने सुना होगा, जैसे आप जाते हैं ना एक्सरे कराने, तो एक्सरे कराने का मतलब कि एक्स रेज की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपकी बॉडी को क्या कर जाती हैं? पेनिट्रेट कर जाती हैं, और अंदर जो कुछ भी है, हड्डी वड्डी वगैरह टूटी है, उन सब की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रिफ्लेक्शन आपको उस पेपर पे बना के दे देती हैं। अगर एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी तो इतना डीप पेनिट्रेशन बॉडी पे नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना? यस सर। सर गामा रेज भी तो यूज कर सकते हैं। गामा रेज हार्मफुल बहुत ज्यादा होती हैं। गामा रेज हार्मफुल बहुत ज्यादा होती हैं। एक्स रेज भी बहुत हार्मफुल होती हैं, लेकिन एक्स रेज के कंपेयर में गामा रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, इसलिए नहीं यूज करते हैं भाई। एक्सरे करने में थोड़ा ना है कि शरीर को भी तो बचाना है। यस सर। ठीक है। गामा रेज की एनर्जी एक्स रेज से क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन गामा रेज हार्मफुल बहुत होती हैं। जैसे आप कहते नहीं है, अगर आपने हॉलीवुड की पिक्चरें देखी हो तो कई आपने देखे होंगे, वो मेरे समझ से जो हल्क वाला कैरेक्टर अगर आपने देखा हो, देखा कि नहीं देखा? यस सर। एवेंजर्स देखी है किसी ने? यस सर। तो उसमें जो ब्रूस बैनर होता है डॉक्टर, वो हल्क कैसे बनता है? गामा रेडिएशन उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है क्योंकि डॉक्टर होता है, मतलब डॉक्टर का मतलब साइंटिस्ट टाइप का डॉक्टर। गामा रेडिएशन के क्या हो जाता है? संपर्क में आ जाता है तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं उसके साथ। हालांकि सबके साथ ये नहीं होता कि वो उसके लिए उसकी ताकतें बहुत बढ़ जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। आपका शरीर क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। गामा रेस क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्मफुल, इसलिए गामा रेस का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीक से आपकी क्या शुरू हो रही है? ऑप्टिक्स शुरू हो रही है। ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे जितेंद्र सर। वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे हम। अगर बाई चांस वो नहीं आते हैं तो वेव ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पढ़ाएंगे। अगर हो सकता है हम नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, अगर कहीं जाना हुआ, तो वेव ऑप्टिक्स वो पढ़ाएंगे। मतलब हम ही दोनों लोग पढ़ाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है आपकी क्या? ऑप्टिक्स। अगर आप लोग अपने एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चलें तो फर्स्ट बुक आपने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। अब सेकंड बुक में क्या पढ़ना है? ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। 3 चीजें हैं। सर चोक कॉइल क्या होता है? चोक कॉइल सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स होती हैं। अब इसको यूज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। कोई इसका मतलब स्पेसिफिक कुछ वो नहीं बताया जा सकता कि किसी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, चोक कॉइल को।
बेसिकली जो इसका मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। कौन से सर्किट में? एसी सर्किट में। एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे उसके नाम से ही क्लियर है, क्या नाम है? चोक। अगर आपने डेली लाइफ में नाम सुना हो, चोक कर जाना, मतलब अचानक से बिल्कुल क्या हो जाना? रुक जाना, मतलब बिल्कुल वो हो जाना। तो यही किसका काम होता है? चोक कॉइल का। चोक कॉइल इस मतलब चोक कॉइल कुछ नहीं है, एक इंडक्टर ही है, ठीक है ना? क्या है? एक इंडक्टर ही है जो क्या तो करता सर है बाइक कि में, हायर। हेलो, क्या हुआ? तो जो बाइक में लगा तो किस तरीके से कार्य करता है? जब स्टार्ट नहीं होता तो फिर उसको लेते हैं तब स्टार्ट होता है? कौन सा? वो जो चोक है? अरे वो चोक अलग है यार। चोक कॉइल क्या करती है? हाई फ्रीक्वेंसी की जो डीसी करंट है उसको ब्लॉक करती है, और जो लो फ्रीक्वेंसी की एसी करंट है उसको ब्लॉक करती है, ठीक है ना? इसलिए जो वो ब्लॉक करने का जो तरीका है उसी का, इसीलिए वहीं से नाम क्या पड़ा है? चोक। चोक का मतलब कि बिल्कुल से क्या हो जाना? बंद हो जाना, चोक कर जाना। जैसे आप बोलते हैं ना, बोलते बोलते मेरा गला चोक कर गया। जैसे अगर आप किसी टिपिकल सिचुएशन में पहुंचते हैं, खासकर वाइवा देते वक्त, तो गला क्या हो जाता है? चोक कर जाता है, मतलब ब्लॉक हो गई, आवाज ब्लॉक हो गई। इसी तरह चोक कॉइल क्या करती है? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है चोक कॉइल के लिए, तो क्या करती है? हाई फ्रीक्वेंसी की डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और लो फ्रीक्वेंसी की एसी को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। क्योंकि देखिए क्यों देखिए इसका मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था कि डीसी करंट जो है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये मैंने जब अल्टरनेटिव करंट शुरू किया था तो दो ग्राफ बनवाए थे, ये आई था, ये टी था। मैंने कहा था ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? आइडियल करंट का। कौन सी आइडियल करंट का? आइडियल डीसी का ग्राफ है ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। फिर एक मैंने बनाई थी मिक्स्ड डीसी, जो कि कैसी थी? ऐसी। ये पूरी तरीके से एसी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से डीसी नहीं है, क्योंकि अब इसके पास क्या आ चुकी? फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी ये एक साइकिल पूरा हो रहा है, अब यहाँ पर साइकिल वाला सिस्टम आ चुका है। तो हम क्या चाहेंगे? हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो हमारी डीसी है उसके पास फ्रीक्वेंसी ना हो। कैसी डीसी हो? आइडियल डीसी हो। तो अगर कहीं फ्रीक्वेंसी वाली डीसी हमको मिल रही है तो हमें उसको क्या करना है? ब्लॉक करना है कि नहीं करना? यस सर। तो इसको क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी की डीसी करंट को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। चोक कॉइल अगर पूछे होती क्या है, तो बेसिकली कुछ नहीं, एक इंडक्टर है। क्या है ये? एक इंडक्टर है। नाम उसका है ब्लॉक करना करंट को, इसलिए क्या स्पेशल दे दिया? चोक कॉइल। ठीक है। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट कभी करंट में कभी कौन सी कभी पार्टिकल? कभी 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 जो है चोक कॉइल के उसमें क्वेश्चंस में कभी कभी ये पूछ लेता है कि जैसे चोक कॉइल, जैसे देखिए कॉइल है, कोई भी कॉइल होगी। कॉइल शब्द आया जब आपने क्या यूज किया? इंडक्टर यूज किया। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, कोई भी आप कॉइल लेंगे, जैसे आपने कोई इंडक्टर लिया, जैसे ये आपका क्या है? कोई इंडक्टर है। ऐसे ही बनाते हैं इंडक्टर को। इंडक्टर मतलब एल हो गया। ये संभव नहीं है कि मतलब नॉर्मली डेली लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप प्योर इंडक्टर लेके काम कर सकें। कॉइल है तो इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कॉइल है तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है चोक कॉइल के लिए कि चोक कॉइल में एल और आर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, मतलब रिलेशन इन द सेंस। तो आप बताएंगे कि एल जो है वो क्या होना चाहिए? वेरी लार्ज। और ये क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। अब क्योंकि इसके बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि एसी कैसे ब्लॉक होती है, डीसी कैसे ब्लॉक होती है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज फिल्टर सर्किट का होना चाहिए। फिल्टर सर्किट जो होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बनते हैं। किससे? एल से, सी से और आर से। एल से, सी से, आर से मिलकर क्या बनते हैं? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का काम यही होता है, कभी डीसी को ब्लॉक करेंगे, कभी एसी को ब्लॉक करेंगे। जब केवल इंडक्टर का यूज किया जाए करंट को ब्लॉक करने के लिए तो उसको चोक कॉइल बोल देते हैं। अगर आप लोग के पास कभी समय हो तो जरा फिल्टर सर्किट पढ़िएगा। ओके सर।
नहीं तो ये बताइए कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चल रहा था इंडक्टेंस वाला, तब चोक कॉइल नहीं पढ़ाई गई? नो सर। सर, नहीं बताया। चोक कॉइल नहीं बताया? नो सर। अच्छा, मुझे लगा कि जो है उनके पास समय काफी था, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफार्मर शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि वो चैप्टर खत्म हो गया होगा समय से पहले, इसलिए ट्रांसफार्मर शुरू कर दिया। नहीं बताया सर। अगर आपसे पूछा जाता है कि चोक कॉइल किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो चोक कॉइल काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। आपको क्या करना है, करंट को ब्लॉक करना है। करंट को ब्लॉक करने का मतलब करंट को कम करना है। आप जानते हैं फैराडे का दूसरा जो लॉ था, जिसको लेंज लॉ भी बोलते हैं, वो क्या बताता है कि इंड्यूस्ड करंट वो होती है जो नॉर्मल करंट का क्या करे, अपोज करे। मतलब जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रही है, उस करंट का क्या करे, अपोज करे। तो नॉर्मली देखिए चोक कॉइल में होता क्या, यही क्या होता है, इंडक्टर होता है। अब ये मान लीजिए चोक कॉइल है, अब आपने यहाँ से करंट भेजी। अब ये जो करंट आ रही है, हमें इसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने का मतलब हमें इसको रोकना है। तो आप जानते हैं इंडक्टर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये करंट इंडक्टर में जाएगी तो एक क्या बन जाएगी, इंड्यूस्ड करंट। और लेंज लॉ के हिसाब से वो जो इंड्यूस्ड करंट है, वो आपकी वाली करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। यानी कि एक यहाँ से इंड्यूस्ड करंट निकल के आएगी, और वो इंड्यूस्ड करंट इस करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब इसको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो वही मैंने बताया कि करंट को ब्लॉक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, चोक कॉइल का। किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। क्लियर है बात? यस यस सर। सर। चलिए, अब नेक्स्ट वीक पे हम लोग मिलेंगे ऑप्टिक्स के साथ। अब ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ मिलते हैं या वेव ऑप्टिक्स के साथ मिलते हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? देखिए थोड़ा सा यस जो सर। समय एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा इसका यूज अल्टरनेटिंग करंट में था, तो मैं बता ही देता हूँ। आपने पढ़ा था इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सएल, और वो होता है ओमेगा एल। और ये होता है 1/ओमेगा। ये चीज आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ये चीज आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है ना? यस सर। अब देखिए, थोड़ा सा फिल्टर सर्किट आपको आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो आइडियल डीसी है, क्या है जो आइडियल डीसी है, आइडियल डीसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यस सर। ठीक है ना? आइडियल फ्रीक्वेंसी की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 रखी, तो एक्सएल इज इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर आइडियल डीसी। या एक्सएल बहुत कम होगा किसके लिए, जब ओमेगा बहुत कम होगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये एक्सएल क्या होगा, बहुत कम। इसीलिए देखिए आपसे क्या कहा गया कि ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी की डीसी करंट को ब्लॉक। मतलब अगर देखिए ओमेगा ज्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का काम हमेशा क्या होता है, करंट का अपोज करना ही होता है। तो ये जो मैं थोड़ा सा यहीं से देखिए, यहीं से आइडिया आता है किसका, फिल्टर सर्किट का। जैसे अगर हम चाहें कहीं पर, हम चाहते हैं कहीं पर कि एसी करंट को रोक दें और डीसी करंट को निकाल लें। ध्यान समझिएगा, हम चाहते हैं, अगर हमारी डिमांड ये हो कि हम एसी को रोक लें और डीसी को क्या कर लें, निकाल लें बाहर, तो हम क्या यूज करेंगे, देखिए इसको यूज करेंगे। क्योंकि डीसी करंट के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0। डीसी के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, 0। अगर रेजिस्टेंस 0 है तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी। लेकिन एसी करंट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एसी के लिए एक्सएल जो है वो 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो एसी का क्या करेगा, अपोज करेगा, और एसी का अपोज करेगा तो एसी को रोकेगा। एसी को रोक रहा है, डीसी को निकाल रहा है। ठीक है ना? एक अगर आपने इंडक्टर लगाया तो वो क्या करेगा, कुछ एसी को रोकेगा, डीसी को निकाल देगा। इसी तरह दूसरा लगाइए, क्या करेगा, एसी को रोकेगा, डीसी को निकालेगा। लेकिन कब तक लगाते चले जाएंगे, तो फिर हम यूज करते हैं किसका, एक्स सी का।
एक्स सी का यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए एक्स सी क्या करता है, जस्ट अपोजिट काम। इधर से निकल के आइए बाहर, देखिए अगर ओमेगा 0 है तो 1/0 यानी कि एक्स सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक्स सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब डीसी के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। मतलब डीसी को तो जाने ही नहीं देगा, अगर आइडियल डीसी है तो जाने ही नहीं देगा। रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। और किसको जाने देगा, एसी को जाने देगा। तो जहां एसी को निकालना है वहां क्या लगा दिया, एक्ससी लगा दिया, मतलब कैपेसिटर लगा दिया। और जहां डीसी को निकालना है वहां इंडक्टर लगा दिया। ठीक है ना, इन्हीं को बोलते हैं फिल्टर सर्किट। कभी कभी क्या करते हैं, एक साथ कई को लगा देते हैं। ठीक है ना, एक साथ कई को लगा देते हैं। जैसे एक होता है आपका एल फिल्टर, एक होता है पाई फिल्टर। ठीक है ना, पाई का मतलब यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ पर इंडक्टर और यहाँ पर कैपेसिटर। देखिए क्या बन गया, ये पाई की तरह बन गया इस तरह। या यहाँ पर इंडक्टर, यहाँ कैपेसिटर। मतलब अपनी डिमांड के अनुसार, अपने सर्किट के अनुसार हम लोग ये काम कर सकते हैं। हाँ, इसको आप लोग और डिटेल में तब पढ़ सकते हैं जब आप लोग लास्ट में पढ़ रहे होंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो मेरे समझ से जो जो मेरे दिमाग में आ रहा था इन सब टॉपिक से रिलेटेड वो सब मैंने बता दिया है आपको। तो अब आपसे मिलेंगे हम लोग मंडे को, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।